वेलकम टू द ऑथेंटिक ट्रेडर। आज हम ट्रेडिंग सेट की थोड़ी बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स की, जो कि अवेलेबल हैं हमारे इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि मिडिल क्लास इंसान के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आज के टाइम में लोग ट्रेडिंग में इतना घुस गए हैं कि जो और इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं जा रहा है, जो आपको एक स्टेबल और अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, जिनके थ्रू एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट हो सकती है। उन पे आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं। ओके, सो इन्वेस्ट करने से पहले मैं कुछ तीन बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहली चीज़ वो ये है कि आपके पास हमेशा 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रहना चाहिए। इमरजेंसी फंड यानी कि जो बेसिक खर्चे आपके होने ही होने हैं हर महीने, उतना फंड आपके पास हमेशा 3 से 6 महीने का पड़ा रहना चाहिए। क्यों? देखो, बहुत बारी लाइफ बहुत अनसर्टेन है। आपको नहीं पता, अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, कब आपकी जॉब एकदम से छूट जाए। अभी पीछे हमने देखा था कि कितनी सारी कंपनीज है, एकदम से कितने सारे लोगों को निकाला था। तो नेक्स्ट जॉब लगने में आपका कितना टाइम लगे आपको नहीं पता। तो एटलीस्ट आपके पास 3 से 6 महीने का बैकअप होगा, तो आपको टेंशन नहीं होएगी, क्योंकि इतने टाइम में कहीं ना कहीं आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी आप ट्राई करोगे तो मिलेगी ही मिलेगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड डेफिनेटली होना चाहिए। दूसरी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लोगों के पास होनी ही होनी चाहिए। भाई, एक बार अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो भाई तुम अपनी ज़िंदगी में 8 से 10 साल पीछे चले जाने वाले हो। क्योंकि बिल जो आएगा ना तुम्हारा, जितना तुम एक तो खुद तुम्हारी जेब अलाउ करेगी नहीं करेगी दोगे, फिर जो भी तुम्हारा अपना एडमिट है या तुम खुद एडमिट हो, उसको पे करने के लिए कहीं ना कहीं कर्जा लोगे, तो भाई वो चीज़ इंसान को बहुत पीछे ढकेल देती है लाइफ में। इन चीज़ों से तो भाई मैं पर्सनली गुजरा पड़ा हूँ, तो बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लो। और अगर आप कोई सिंगल अर्न करने वाले हो अपनी फैमिली में, आपके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, तो डेफिनेटली एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लेके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। तो ये तो देखो वो तीन चीजें होगी जो आपको करनी ही करनी है इन्वेस्ट करने से पहले। अब हम शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की बातें, ठीक है। सबसे पहले कोर इन्वेस्टमेंट, पुट मोस्ट ऑफ अ मंथली इन्वेस्टमेंट इनटू इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 और सेंसेक्स फंड वर्क बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट विद SIP। तो यहाँ पे मैंने जो बात करी है वो करी है निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में या सेंसेक्स फंड्स के बारे में। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ये म्यूचुअल फंड ही होते हैं एक तरीका, जिसमें हम अपना पैसा जो है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में लगाते हैं कहीं ना कहीं। यानी कि हम एक निफ्टी 50 फंड करके होगा, आप तो किसी भी म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पे, जैसे ग्रो हो गया या जीरोदा का जो कॉइन वाला है, उसमें अगर आप जाओगे तो आपको निफ्टी 50 फंड करके आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हो, और ये आपको बहुत ही स्टेबल वेल्थ बना के देगा ओवर टाइम। क्योंकि बहुत सिंपल है, आप कुछ नहीं कर रहे, ये बस आप अपना पैसा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में लगा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप UTI निफ्टी इंडेक्स फंड हो गया, HDFC इंडेक्स फंड हो गया, SBI इंडेक्स फंड हो गया, इन सब में आपका पैसा लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये हमने बात करी निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में। यहाँ पे भी हमने निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में बात करी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब है, देखो निफ्टी 50 में तो आ गई टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ गई आपकी 51 to 100 कंपनियां, जो जिनके थोड़ी मतलब रिस्की रहती हैं, जिनमें ज्यादा रिस्क होता है उसमें ज्यादा ग्रोथ होने के भी चांसेस रहते हैं। तो उसी तरीके से आप निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड भी होता है म्यूचुअल फंड्स के, उसमें आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर एक होता है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में आपका तीनों आ जाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसमें आप तीनों वैरायटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये हो गया फ्लेक्सी कैप फंड। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी पोर्टफोलियो के बारे में। इसमें जितनी भी चीजें की बात कर रही जा रही है, ठीक है, उसमें हाई सिक्योरिटी है आपके पैसे की, अच्छे गारंटेड रिटर्न्स हैं। क्योंकि देखो PPF गवर्नमेंट के थ्रू ये रेगुलेटेड होता है, सेम भारत बॉन्ड भी, फिर आपके शॉर्ट टर्म डेट फंड भी। तो चलो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है PPF का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये बहुत ही सेफ और सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इंडिया में। क्यों है ये इतना पॉपुलर और इतना से? क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है, ठीक है, जो आपको टैक्स फ्री रिटर्न देती है।
बट इसका टेन्योर देखो 15 साल तक का होता है, जिस 15 साल से पहले आप इसमें पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से एक सर्टेन ईयर के बाद आप कर सकते हो तो पार्शियल एग्जिट। तो वो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो देखो, मेरे को इस वीडियो में अच्छे व्यूज दिखे कहीं ना कहीं, तो मैं हर एक एक टॉपिक के ऊपर जिस जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ डिटेल में वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं आपको 7% के आसपास का एनुअल रिटर्न मिलता है पीपीएफ में। अब बात करते हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में। ये क्या होते हैं? ये होते हैं डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। ये इन्वेस्ट होता है तुम्हारा पैसा बॉन्ड में, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, उनमें आपका ये पैसा जाता है। तो ये भी आपका सिक्योर हो गया क्योंकि गवर्नमेंट के ओन करी हुई कंपनी है। इसमें आपको 7.8% से लेके 8.9% तक का एनुअलाइज रिटर्न मिलता है। बात करें शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में, ये एक तरीके की म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जिसमें आपका पैसा डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि क्या, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स। इन इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म यानी कि 1 से 3 साल तक का इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 6 से 9% तक के बीच में रहते हैं। अब बात करते हैं ग्रोथ एसेट बट डोंट गो क्रेजी, इन्वेस्ट इन स्ट्रॉन्ग कंपनीज ओनली इफ यू अंडरस्टैंड बेसिक। इसमें मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। अगर आप थोड़ी मतलब हाई ग्रोथ चाहते हो तो डेफिनेटली आपको स्टॉक्स में डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। बट यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है अवॉइड एफ एंड ओ। एफ एंड ओ नहीं खेलना यार। एफ एंड ओ क्या है? बेसिकली देखो, ऑप्शंस क्यों बने थे? ऑप्शंस बने थे हेजिंग के लिए, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। कहीं ना कहीं मान लो अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग हो और उसमें शॉर्ट टर्म के लिए अल्टीमेटली देखो शेयर्स को ऊपर जाना है, जो अच्छी कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया है उन्हीं के स्टॉक ऑप्शंस भी होते हैं। अब कहीं ना कहीं उसमें शॉर्ट टर्म के लिए कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है, यानी कि नीचे जाने वाला है, तो उस केस में आप उसके लिए कॉल सेल करके चल सकते हो या पुट बाय करके चल सकते हो, जिससे कि उस टाइम पे आपका जो भी लॉस स्टॉक में लगेगा वो आपका कहीं ना कहीं ऑप्शंस में रिकवर हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं ये लाए गए थे, बट आज के टाइम में हमने इसको खेल बना दिया अलग ही, और बहुत लोग इसमें पैसा डुबा रहे हैं। सो इससे तो दूर रहना है। हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम सीधा आते हैं अपने जिन स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो यार मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा, जो कि कहीं ना कहीं प्रांजल कामरा सर ने दी थी। उन्होंने अपनी एक वीडियो में भी बोला था, प्लस एक मैं कहीं ना कहीं इवेंट अटेंड करने गया था, दिल्ली में हुआ था, उसमें वो आए थे, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी बात बोली थी। वो ये थी कि आप अपने आसपास देखो, जो कंपनियां आप बचपन से देखते आ रहे हो, जो आपके आसपास आपको दिख रही है रेगुलर बेसिस पे, आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते चलो। सिंपल भाई, कितनी अच्छी एडवाइस है। इससे अच्छी एडवाइस तो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे को लग ही नहीं सकती, क्योंकि आप जबरदस्ती फंडामेंटल्स में घुसोगे, वो सरदर्दी का काम है। टेक्निकल एनालिसिस आपको बेसिक्स थोड़े आने चाहिए, जिससे कि आपके लिए लेवल्स डिसाइड हो जाए कि हाँ मेरे को इस भाव पे घुसना है। और अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए घुस रहे हो तो भाई किसी भी भाव पे लेके छोड़ दो। बट बेटर यही रहेगा कि एक बेसिक नॉलेज हो टेक्निकल एनालिसिस की, जिससे कि आप एक लेवल या जोन डिसाइड करके रख सको अपने लिए कि हाँ मेरे को यहाँ पे बाय करना है ये शेयर। अब बात करते हैं बैंक्स, एफएमसीजी, ये सारे सेक्टर जो होते हैं बहुत सेफ रहते हैं। देखो कौन कौन से सेक्टर बहुत सेफ है? बैंक्स हो गए, एफएमसीजी हो गए, फिर आपका फार्मा हो गया, ये सारे वो हैं जो यार कहीं नहीं जा रहे। फिर एफएमसीजी में आपका आईटीसी वगैरह ये सब आ जाते हैं, कोलगेट वगैरह आ जाता है, डाबर आ जाता है। काफ़ी बचपन से ही देखते आ रहे हैं और ये आगे भी रहेंगे। भाई इंसान क्या ये दूध दही रोटी पानी ये सब लेना छोड़ देगा क्या? नहीं। बैंक से ही आज के हर चीज़ बैंक से हो रही है भाई, ये भी कहीं नहीं जा रहे। उसके बाद आपका फार्मा, लोग बीमार तो पड़ने ही पड़ने हैं, दवाई तो लेनी लेनी है, वो तो जाएगा ही जाएगा। फिर और कौन कौन सी चीज़ें हैं? इंसान नशा करता ही करता है। नशा नशा करने वाली कंपनी कौन सी है? बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इस पे ध्यान दो। आईटीसी सिगरेट बनाती है और दारू की कंपनियों में इन्वेस्ट। तो भाई ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें कहीं नहीं जाने वाली। तो अपने आसपास देखो, जो भी आपको कंपनी समझ में आ रही है उनमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। क्रिप्टो ओनली इफ यू वांट स्मॉल हाई रिस्क अपसाइड। देखो एक छोटी परसेंटेज आप अपनी वेल्थ की या जो भी आपके पास है उसमें एक, अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हो क्रिप्टोज में तो आप वो पैसा लगा सकते हो, बट सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम में लगाना। अगर आपको क्रिप्टो से दूर रहना है, बिल्कुल भाई अच्छी बात है, चॉइस है आपकी, तो आप यही 5% जो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप स्टॉक्स में या गोल्ड में, आगे हम जिसकी बात करने वाले हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो।
अब बारी आ गई गोल्ड की। गोल्ड में गाइस मैंने बात करी हुई है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की। देखो एक है आप अपना नॉर्मल गोल्ड लेके छोड़ सकते हो फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, बट यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है? ये बेसिकली गवर्नमेंट इशूड सिक्योरिटी है जो कि बैक्ड है बाय आरबीआई, ठीक है। अब इसमें आप जो पैसा अपना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, आपको गोल्ड के जैसे बिल्कुल सेम गोल्ड के वाला ही एक्सपोजर मिलता है। बस फर्क क्या है, आप इसको फिजिकली स्टोर नहीं कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये चीज एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देती है। किस केस में मैं अभी आगे बात करूंगा। सबसे पहले इसके टेन्योर की बात करते हैं। 8 साल का इसका टेन्योर रहता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1 ग्राम का गोल्ड से भी कर सकते हो जितनी 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू है। फिर इसमें इंटरेस्ट आपको मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट रहता है 2.5% का, बट ये चार्ज यानी कि आपको सेमी एनुअली मिलता है यानी, ठीक है। और गोल्ड प्राइस के जितना ही आपको रिटर्न मिलता है इसमें, जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब इसमें देखो क्या अच्छी बात क्या है, इसमें आपको कोई स्टोरेज का झंझट नहीं है, ठीक है। कोई प्योरिटी का वो नहीं है कि भाई आपको डाउट हो कि प्योर है गोल्ड नहीं है, क्योंकि कितनी जगह पे होता है कि लोग सोना लेने गए बट बाद में उन्हें पता लग गया यार गोल्ड तो प्योर है ही नहीं, ठीक है। फिर चोरी होने का कोई खतरा नहीं रहता भाई, इसमें फिजिकल फॉर्म में नहीं है क्योंकि आपके पास, प्लस आपको टैक्स का एडवांटेज भी इसमें मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो गोल्ड में फिजिकल फॉर्म में ना करके आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लो, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं रिट्स की। रिट्स और क्या इसके बाद INVITS को, इसको पता नहीं यार इनविट्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, बट बात करते हैं इसके बारे में। रिट्स के बारे में बात करें तो ये होती है आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लान, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आप कमर्शियल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे कि ऑफिसेज हो गए, मॉल्स हो गए, बिल्डिंग्स बनना हो गया, ये सारी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते हो। देखो उसमें हम एक छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि भाई वहाँ पे खड़ी होनी है वो चीज़ें, बिल्डिंग वगैरह खड़ी होनी है, तो उसमें आप अपना एक छोटा हिस्सा डाल रहे हो। अब आपने पैसा अपना डाला है तो डेफिनेटली आपको कुछ रिटर्न भी मिलेगा। वो रिटर्न ये कैसे आपको पे करते हैं, वहाँ का जो भी रेंट वगैरह आता है वो कलेक्ट करके आप लोगों को डिविडेंड के रूप में ये मिल जाता है, ठीक है। और इसका 8 से 11% का लगभग 8 से 12% का रिटर्न रहता है एनुअली। और इसका है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्या हो गया, रोड, हाईवे, पावर के जो भी बन रहा है, गैस पाइपलाइंस, ये सारी चीजें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है। इसमें भी आपका टोल, फीस, ये सारी चीजें आपको डिविडेंड ये वो कलेक्ट करता है और आपको डिविडेंड के उसमें मिल जाती हैं। 8 से 11% का रिटर्न इसका भी रहता है, ठीक है। बॉन्ड ETFs कैन गिव स्लो बट स्टेडी ग्रोथ। ये स्लो ग्रोथ होते हैं बट आपको एक स्टेडी इनकम जनरेट करके देते हैं विद टाइम। और मैंने शायद निफ्टी ETF के बारे में बात नहीं करी। देखो जैसे ये रियल एस्टेट के ETFs हैं, वैसे ही निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सेंसेक्स के ETFs होते हैं। आप निफ्टी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप उसके स्टॉक्स में कर सकते हो। उसी तरीके से देखो निफ्टी के लिए निफ्टी ETF बनाया हुआ है, आप उसमें अपना रेगुलर बेसिस पे कुछ भी अमाउंट अपना डाल के, मतलब आई डोंट नो अभी रेट क्या चल रहा है, उसमें आप डाल के अपना बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो। रेगुलर बेसिस पे आप उसमें कोई टेन्योर वाली हरकत नहीं है, क्योंकि वो एक्सचेंज पे लिस्टेड है। आप अपने ब्रोकर के थ्रू ही आप आराम से उसमें सेल परचेज रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। तो डेफिनेटली निफ्टी ETF इज वेरी गुड ऑप्शन, उसको कंसीडर करना ही करना है। आगे बात करें, ये कुछ बेसिक चीजें मैंने बात करी है। रियल एस्टेट डोंट रश। इमोशनल बाइंग बहुत सारे लोग करते हैं और हैवी EMIs ले लेते हैं इस चक्कर में। किसी को कोई घर पसंद आया, अरे यार घर हाथ से ना चला जाए, अभी इतने पैसे कम है, चलो और हैवी लोन ले लेता हूँ या EMI करवा लेता हूँ, बट ये घर हाथ से नहीं जाना चाहिए। ऐसे कुछ देखो भाई इमोशनल डिसीजन रहते हैं। डेफिनेटली घर लेना सबका सपना होता है, बट कुछ डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा आपके आने वाले टाइम के लिए खतरा बन जाते हैं, क्योंकि देखो स्ट्रेस यार बहुत बीमारी का शुरुआत कर देता है वो, इसलिए ऐसे डिसीजंस नहीं लेने, इमोशनल होकर नहीं लेने, दिमाग से लेने। इफ यू वांट एक्सपोजर, आपको एक्सपोजर चाहिए, आप रिट्स में या स्मॉल टिकट कमर्शियल शेयर्स में इन्वेस्ट करो, वो बेटर रहेगा। बाय योर होम ओनली व्हेन इनकम इज स्टेबल एंड EMI इज मैनेजेबल। अपना घर भाई तभी खरीदो जब आपकी इनकम स्टेबल है और आप EMI मैनेज कर पाओगे। कितने खर्चे होते हैं एक इंसान के सर पे आइडिया भी नहीं होता, बट उसको कहीं ना कहीं वो निगलेक्ट कर देता है और बाद में EMI मैनेज नहीं हो पाती। तो पहले भाई आप अपनी इनकम को स्टेबल रखो और EMI मैनेज रखो। डेफिनेटली
फिर परचेज करो। अब बात करें कॉमन मनी ट्रैप्स की, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे यूलिप हो गया, एंडोमेंट, मनी बैक प्लान्स, इन सब से बच के रहो। पेनी स्टॉक्स में या रैंडम किसी से भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना नहीं भाई, नहीं करना। पेनी स्टॉक से दूर रहो, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करो। ऐसे शेयर मत ढूंढो जो 8-9 रुपए के 800 हो जाए, नहीं भाई, 1000 में से कोई एक ही होता होगा। इंट्राडे गैम्बलिंग और रिवेंज ट्रेडिंग। इंट्राडे आपको मतलब ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं है, भूल जाओ, ट्रेडिंग की हमने बात ही नहीं किया। यहाँ पे हमने सारी चीजें सिक्योर्ड एक तरीके से जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, उन चीजों के बारे में हमने बात किया है, तो ट्रेडिंग तो भूल ही जाओ। फिर हाई इंटरेस्ट लोन या क्रेडिट कार्ड डेट। हाई इंटरेस्ट पे लोन लेना, क्रेडिट कार्ड का ये झंझट भाई मत करना, ये आपको फंसा देती हैं चीजें। एक ट्रैप है भाई, ये लंबा ट्रैप है, इन सब चीजों से बच के रहो। ये मैंने एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, एक बस मैंने एक आपको आइडिया दिया है। आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है नहीं, डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस बारे में बात करना, आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो अपना पैसा, वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे। बट यहाँ पे बस मैंने एक बेसिक सा प्लान दिखाया आपको। 40 to 50% अपना पैसा आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में कर सकते हो, 20 to 25% आप अपना सेफ एसेट्स में कर सकते हो, 10 to 15% आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, 5% आप गोल्ड में कर सकते हो, 5 to 10% रिट्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, और 5% क्रिप्टो में। अगर आपको क्रिप्टो में नहीं करना है तो यही पैसा आप गोल्ड में, स्टॉक्स में डाल सकते हो, जिससे कि आपको और ग्रोथ मिलेगी। आगे ये फाइनल मैसेज, यू डोंट नीड अ हाई सैलरी टू इन्वेस्ट, यू ओनली नीड कंसिस्टेंसी। आपको जरूरी नहीं है कि यार जब मेरी हाई सैलरी हो मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा, नहीं भाई, देखो, अगर आप जो भी अमाउंट कमा रहे हो उसका कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करना शुरू करो। विद टाइम जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आप उस पैसे को भी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी अपने ग्रो करते रहो। इसमें फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों कवर हो गया, क्योंकि 500 1000 कैन चेंज योर फ्यूचर। हाँ कर सकते हैं, देखो 500 या 1000 रुपए आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको कंटिन्यू रखो। विद टाइम जैसे ही आपकी सैलरी या बिजनेस आपका बढ़े, आप इस 500 1000 के अमाउंट को ग्रो करो। डिसाइड करो कि भाई 6 महीने साल भर में मैं इस अमाउंट को ज्यादा बन करूंगा। पहले 6 महीने मैंने 500 किए, अगले 6 महीने 1000, अगले 6 महीने 1500, अगले 6 महीने 2000, ऐसे ऐसे कर करके भाई आपका पैसा ग्रो होएगा। अच्छा, और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, स्टार्ट स्मॉल, स्टे पेशेंट, डोंट पैनिक, डोंट चेस शॉर्टकट्स, इन्वेस्ट वाइजली। थैंक यू।